अगर हम feedback ले सकें बिफोर आई एक्सप्लेन समथिंग, क्या हम लोगों से अगर कुछ जान सके तो व्हाट इज देयर व्यू पॉइंट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, वो क्या सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? 100% सर। 3 से 4 लोगों को लेंगे सर, 5th पर्सन को नहीं लेंगे, ये कंफर्म है? जो भी लोग हैं एक बार हैंड रेज कर देंगे तो हैंड रेज करने में से उसमें से सेलेक्ट करके कुछ लोग को डेफिनेटली मैं अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से। जो भी लोग हैं हैंड रेज कर सकते हैं। और जो भी बताना चाहे प्लीज वो वीडियो जरूर ऑन रखे। स्टार्ट करते हैं खुशी, और जो भी बताएगा वो लंबी बात नहीं करेगा, बहुत एकदम क्रिस्प बातचीत करेंगे जी। यस सर, अंकुश जी दिनेश यादव स्टार्ट। सर से हम स्टार्ट कर रहे हैं सर। जी दोबारा खानी है नहीं, दो बार तुम्हारे भी खाते हैं वो है खाली पेट वाला। दिनेश जी आप अनम्यूट है सर। सर आप अभी अनम्यूट हो सर, आपके आसपास की आवाज आ रही है। उन्होंने म्यूट कर लिया अपने आप को दोबारा। राजेंद्र सैनी जी से पूछते हैं। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, क्रिस्प बातचीत। सर मेरा मानना है, जिस तरीके से मैं नेटवर्क मार्केटिंग को देखता हूँ, सर मनी फ्रीडम के लिए, ये सर सिक्योरिटी के लिए। मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, राइट। अखिलेंद्र जी। हेलो। यस सर। दो लोगों का हैंड रेज हम नहीं सुन रहे, वो चैट में लिख सकते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू देम व्हाट डू दे थिंक नेटवर्क मार्केटिंग इज, कैसे उसको आप बेस्ट रिलेट कर सकते हैं, अपने व्यू पॉइंट चैट में लिख सकते हैं। जी अखिलेंद्र जी। जी सर, सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग सर एक व्यापार है। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को कुछ भी समझ लेते हैं, लेकिन एक ही ये व्यापार है। और व्यापार के लिए सबसे बड़ी जो चीज है होती है कि पूंजी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे बहुत कम लागत से इस व्यापार को हम शुरू कर सकते हैं। और पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, ऑफिस से, घर से, किसी भी तरह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक इसकी मतलब खूबी है, खूबसूरती है। और यहाँ पर संभावनाएं अनंत है। यहाँ पर जितना बड़ा आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और बहुत बड़ा सेटअप की कोई विशेष नहीं चाहिए। जो है बस आपका स्किल चाहिए, जो है आपका हुनर चाहिए। जो भी आपके पास हुनर है, दिन प्रतिदिन अपने हुनर को बढ़ाइए और व्यापार को बढ़ाइए सर। राइट सर, थैंक यू। प्रिंस जी। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर। आपने अपॉर्चुनिटी दी लोगों के सामने अपना व्यू शेयर करने की। मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से ग्रेटेस्ट वे है खुद को एम्पावर। जिस मॉडल पे काम करके हम खुद को एम्पावर करते हैं, साथ ही साथ न सिर्फ खुद को, बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस के माध्यम से उनकी लाइफ में चेंज लाने का काम, यानी कि मैं ये कहूँ कि उनकी लाइफ को भी एम्पावरमेंट का काम हम लोग करते हैं। तो मैं इसको बहुत ही ग्रेटेस्ट प्रोफेशन मानता हूँ। ये मेरा व्यू है। इस बिजनेस के बारे में खूबियां बहुत सारी है सर, वो बहुत लंबा समय लग जाएगा इतने सारे पार्टिसिपेंट्स में, मैं उचित नहीं समझूंगा ज्यादा चीजें कहना। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच सर। राइट सर, थैंक यू। चलिए कोई एक लास्ट यंग बच्चा लेते हैं सर। राम स्वरूप गौतम जी को मैं पहली बार देख रहा हूँ, राम स्वरूप गौतम जी के मुंह से सुनते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी समझ से डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक, जैसे ट्रेडिशनल बाजार में हम जी रहे थे, तो ये नया कंसेप्ट आया है जो इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग ये है हमारे पासिव इनकम पे, यानी जितना हम नेटवर्क बनाएंगे, जितने हम घरों को डायरेक्ट से सामान पहुंचाएंगे, तो उसे हमें पासिव इनकम की इंक्रीज करेगा। तो ये हमें डायरेक्ट सेलिंग पासिव इनकम कमाने का मौका है सर। राइट सर, एक पेड़ लगाने का बिजनेस है सर जी। थैंक यू सर। चलिए सर, देखिए हम सब लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग पे अपने अपने विचार रखे और बहुत से लोग इन्हीं विचारों के आसपास सहमत होंगे। और मैं ये मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग व्यापार जो है, इसके बारे में मार्केट के अंदर क्लैरिटी कम है, परसेप्शंस ज्यादा हैं। और एक होती है इंटर इंडस्ट्री, एक होती है इंट्रा इंडस्ट्री। इंट्रा इंडस्ट्री होता है दो इंडस्ट्रीज के बीच के अंदर, इंटर इंडस्ट्री है अपनी ही इंडस्ट्री के बीच में। आज मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ
हम में से बहुत से लोगों का ये मानना है, ये तथ्य है कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पब्लिक में कुछ अलग विचारधाराएं हैं, कुछ विचारणीय विषय हैं, और हमें लगता है कि शायद पब्लिक हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचती। ऐसा हम लोगों का एक सामूहिक मानना है और पब्लिक का भी मानना है। अब दूसरी तरफ क्या है, जब मैंने, सभी लोग जो इस समय हैं यहाँ पर मोस्टली अपनी इंडस्ट्री से हैं, इसी कंपनी से हैं, जब मैंने पूछा तो आप लोग एक चीज देखिए कि हम सब लोग भी किसी एक चीज पर सहमत नहीं है, यानी हमारा भी क्लैरिटी अपनी इंडस्ट्री को लेके अभी तक कमजोर है। मैं कुछ बातें रखूंगा विचारनी, और मैं चाहूंगा आज आप लोग बहुत पार्टिसिपेट करें। ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुद्दा अगर निकल जाए तो मैं ये मानता हूं किसी का भी करियर नेटवर्क मार्केटिंग में सेट हो जाएगा। 99% लोगों को तलाश है अभी तक भी इस इंडस्ट्री में अपनी वाई की, कि मैं यहां क्यों हूं। कुछ लोगों को, जिनको सबसे पहला क्वेश्चन आता है किसी भी ट्रेनिंग का, क्लियर योर वाई। तो क्लियर योर वाई में फर्स्ट टॉपिक पे हम में से 99% लोगों को ईमानदारी से आप बताइएगा, अगर आप मानते हैं, अगर मैं आप लोगों को मटेरियल से हटा दूं, जितने भी लोग यहां आए हैं, मैं 3-4 मुख्य कारण हटा देता हूं, तो आप बताइएगा पहली चीज, एमएलएम में उस ड्रीम को हटा दीजिए जो मटेरियल में है, यानी आईफोन है, गाड़ी है, बाइक है, बाकी कोई चीज है, बंगला है, घोड़ा गाड़ी है, एक बार इस सब को हटा दीजिए। और एक दूसरी सेकंड के लिए आप पैसिव इनकम को हटा दीजिए। पैसिव इनकम मतलब आप काम नहीं भी करेंगे तो पैसा आएगा, ये दो चीजों को हटा दीजिए। इसके बाद कितने लोगों को पता है कि वो इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं? ये बड़ा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेलफेयर फॉर सोसाइटी, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, गुड। एजुकेशन, रिकग्निशन, गुड। रिकग्निशन, पैसे के लिए, नेटवर्क एंड एजुकेशन, गुड। रोजगार, आदित्य सक्सेना जी, वेरी गुड। टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, गुड। People will come to know us who we are. Family security, help the people for independent, chemical free products, genuine product मिले और उसके बारे में जानकारी मिले, स्पेशली D9 फॉर पब्लिक हेल्थ, सिक्योरिटी, सेल्फ डेवलपमेंट, केमिकल फ्री प्रोडक्ट, सोशल सर्विस, पॉजिटिव एटीट्यूड, एंटरप्रेन्योरशिप, BMW, रिकॉग्निशन, PDP, कम पैसे से व्यापार के लिए, हेल्पिंग अदर, एजुकेशन, आने वाले खतरों से बचने के साथ ही पैसा, ज्यादा टाइम, डिस्काउंट, सेल्फ डेवलपमेंट, गुड। अपनी क्षमताओं का भरपूर यूज और भुगतान भी। आप में से जितने लोगों ने 99% बातें लिखी हैं, क्या ये दूसरे मंचों पे पॉसिबल नहीं है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप एजुकेशन के लिए एमएलएम में आ गए हैं, कौन सा ऐसा स्पेशल एजुकेशन है जो एमएलएम देता है और कहीं नहीं मिलता है? उल्टा मैं देखता हूं कि हम एमएलएम व्यापार में आके दूसरे ऑथर्स का बुक पढ़ते हैं, साइकोलॉजी का बुक पढ़ते हैं, हम अच्छे मोटिवेटर्स का बुक पढ़ते हैं, अच्छा कंटेंट सुनते हैं। तो एजुकेशन के लिए हम इंडस्ट्री में आए हैं, लेकिन इंडस्ट्री तो एजुकेशन के लिए इंडस्ट्री के बाहर भी जा रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर आप आए हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। क्या वो डायरेक्ट सेलिंग ही दे सकती है? कहीं और से आपको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं मिलता? थर्ड थिंग, हम आए हैं समाज की सेवा के लिए। क्या समाज की सेवा यहीं पे होती है, कहीं और नहीं हो सकती समाज की सेवा? क्या आपको एनजीओ नहीं ज्वाइन कर सकते? क्या बाकी कुछ नहीं कर सकते? क्या वहां पर समाज की सेवा नहीं हो सकती? मैं बड़े रीजनेबल क्वेश्चन पूछूंगा। हेल्थ इंपॉर्टेंट है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने, केमिकल फ्री प्रोडक्ट को औरों तक पहुंचाने, गुड। थोड़े स्पेसिफिक थे तो उतना मैं नहीं कहूंगा। और कोविड टेलर जी ने कहा फॉर टीम वर्क। क्या टीम वर्क कोविड जी एक जॉब में पॉसिबल नहीं है? आप जाएंगे सर, आपको टीम दे दी जाएगी, आप बड़े रैंक पे जाइए, टीम दे दी जाएगी, आपको टीम से काम करवाना है। टीम वर्क 100% पॉसिबल है, जॉब में भी होता है, अच्छी जॉब्स में सब में है।
सर लास्ट 8 ईयर में मैंने जितना सर रियलाइज किया है वो मतलब लाइक एक जो मतलब एक पर्सन का ओवरऑल जो डेवलपमेंट जिस तरीके से होता है, मतलब लाइक किसी भी टर्म में आप ले लो, किसी भी तरीके से, मतलब पर्सनैलिटी वाइज, स्किल्स वाइज, नॉलेज वाइज, ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है, आई थिंक मुझे लगता है सर इतना बेटर कहीं और पॉसिबल नहीं है, जो मैंने फील किया है सर। एक्चुअली हम सब लोगों की परेशानी पता क्या है सर, हम सच की ताकत को भुनाना नहीं चाहते। मैं कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ, ऑल्दो रिकॉर्डेड सेशन में तो मुझे बोलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, मेरा अपना विचार और मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ और अपने विचारों के लिए मैं कोई भी भुगतान करने को तैयार हूँ, कम से कम लोगों का भला होगा। एक महान बुक है हमारे देश में जिसका नाम है, ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। अगर आप माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ देखेंगे और आप गांधी जी के जीवन को, उनकी स्वयं की, किसी और की नहीं, भगत सिंह जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भगत सिंह जी के शिष्यों की, चेलों की, मानने वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप स्वयं गांधी जी की दृष्टि से गांधी जी को देखेंगे तो आप उन्हें एक कमजोर नेता पाएंगे। उनके चरित्र में बहुत सारी कमियां मिलेंगी जिनको स्वयं स्वीकारेंगे। आप गांधी जी को उन्हीं की नजरों से देखेंगे तो उनके चरित्र में बहुत सारी अश्लीलता का भी कंटेंट मिलेगा। और ये बातें मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जो मेरा परिदृश्य है, ये वो है जो गांधी जी ने स्वयं अपने बारे में डिक्लेयर करी है। सिर्फ पढ़िएगा। और जब मैं ये किताब पढ़ रहा था, जब मैं इस ऑटोबायोग्राफी को पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में लगातार एक चीज चल रही थी, इतना कमजोर व्यक्ति, चरित्र में जिसके में इतने दाग हों और जो स्वयं स्वीकारता हो कि मेरे चरित्र में दाग हैं। गांधी जी के केस में पता है सबसे अच्छी बात क्या है, कि उनके चरित्र में जितने भी दाग हैं वो खुलासे कभी नहीं हुए, वो गांधी जी ने स्वयं ही बता दिए। किसी दूसरे को आके कभी भांडाफोड़ी नहीं करना पड़ा गांधी जी का। किसी ने पूछा क्या ऐसा था, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा था। किसी ने कहा क्या आपके साथ ये सीन है, तो उन्होंने कहा ऐसा सीन है। सब लोगों ने ये चीजें पूछी और गांधी जी ने खुल के जवाब दिए। जब मैं वो किताब पढ़ रहा था, उससे पहले मैं अपना बता रहा हूं, उससे पहले मैं झूठ की ताकत पे खूब यकीन करता था। कोई छोटा मोटा बोलना है इधर उधर तो बोल देता था, बड़ा भी झूठ बोलना वो भी बोल देता था। नेटवर्क मार्केटिंग के मंच पे भी मैंने बोले और मेरे को इस चीज को स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं। उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई कि इतने कम कैरेक्टर और इतने कम जज्बाती और कमजोर लीडरशिप के व्यक्ति को राजघाट पे आके लाश बनने के बाद, समाधि बनने के बाद भी बड़े बड़े विश्व के राजनेता आके पैर क्यों पड़ते हैं? क्या ये एक मार्केटिंग गिमिक है, या वाकई में गांधी जी के अंदर कुछ था जो उनको बड़ा कर रहा था? और मेरी गांधी जी के प्रति ओपनली स्वीकार रहा हूं, सद्भावनाएं बहुत कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो मैंने कहा इनको तो मैं कभी इनके पैर ना छूं। इनकी समाधि पर बड़े बड़े लोग मत्था क्यों टेकते हैं? कोई प्रेसिडेंट आएगा, कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा तो इनका मत्था क्यों टेकता है? लास्ट में जाके मुझे एक बात पता लगी, गांधी जी की अपनी सब कमियों के बावजूद गांधी जी ने एक ताकत को पहचान लिया था जो पिछली कई सदियों में किसी ने नहीं पहचाना था। और ज्यादातर लोग गांधी जी की ताकत अहिंसा समझते हैं। अहिंसा उनकी ताकत नहीं थी, उनकी स्ट्रेटेजी थी, उनकी प्रणाली थी। उन्होंने 70 मूवीज देखी है जहां गांधी जी को गलत बताया जाता, वहां गांधी जी एक ही कमेंट करेंगे बार बार, कि लड़ झगड़ के देश आजाद नहीं कराया जा सकता, इसके लिए शांति से ही प्रयास करना पड़ेगा, अंग्रेजों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। वो गांधी जी की स्ट्रेटेजी थी, वो गांधी जी का चरित्र नहीं था, स्ट्रेटेजी थी। वो बार बार बोलते हैं कि ये मेरे विचार से उत्पन्न हो रहा है। वो अपनी कमजोरी स्वीकारते हैं, लेकिन गांधी जी की एक ताकत थी जिसको उन्होंने बनाया और उसके बाद उनके जैसे कमजोर चरित्र का व्यक्ति भी बहुत ऊपर गया। वो चीज थी सच की ताकत। वो व्यक्ति बिना डरे किसी भी चीज पे सच बोल सकता। किसी ने उनसे पूछा कि क्या आपने गांधी जी जीवन में, हमने सुना है कि जब आप साउथ अफ्रीका थे आप प्रोस्टिट्यूशन में थे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं था। उन्होंने कहा हमने सुना आपने नशे करे हैं, सिगरेट पिए हैं, तो उन्होंने स्वीकारा कि हाँ मैंने करे हैं। उन पे जो भी बातें पूछी गई, गांधी जी ने कभी किसी भी सही चीज को मना नहीं करा। उन्होंने कहा हाँ हुआ है, मेरे पास्ट में ये रहा है, तब रहा है, ये रहा है। सत्य की ताकत को अगर किसी आदमी ने पिछले 300-400 साल में सबसे तगड़े तरीके से भुनाया है तो वो व्यक्ति है महात्मा गांधी जी। बहुत ही ताकतवर आदमी। क्यों ताकतवर आदमी? सत्य की ताकत। झूठ नहीं बोलेगा, बाकी कुछ भी हो जाएगा। कमजोरी है,
चरित्रहीनता है, बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन आदमी सच्चा है। आज ये विषय जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग का, जो हमने बातें बोली, ये सिक्योरिटी, ये वो फलाना ढिमकाना, मैं इन सब चीजों से सहमत हूं, लेकिन मेरा एक विचार है आप लोगों से, क्या ये आप सच में तलाश रहे थे? क्या आपने कभी बैठ के ये विचार किया है कि अगर कल को आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को क्या होगा? ये सिक्योरिटी उस व्यक्ति के मुंह से बहुत ही अच्छी लगेगी, मुझे सच्ची लगेगी, जो व्यक्ति के बच्चे हों, सोने के बाद वो रात को उठ के गया हो, रात को उनकी शक्ल देख के 10 मिनट उनके सामने बैठ के ये सोचा हो कि जब मैं कल नहीं रहूंगा तो क्या ये बच्चे इसी प्रकार से सो पाएंगे? अगर कोई यहाँ पर वैसा बाप है, वैसी माँ है, ऐसा कपल है, और वो मेरी चैट बॉक्स में लिखता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में सिक्योरिटी के लिए आया है, तो उस व्यक्ति को सैल्यूट है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपने बच्चों की शक्ल देख के कभी अपनी मृत्यु का विचार ही नहीं किया है, और वो लिख रहा है कि मैं यहाँ सिक्योरिटी के लिए आया हूं, तो सिक्योरिटी के लिए नहीं आया है, वो प्रभावित है, उसके दिमाग में अभी तक वो विचार ही नहीं आया है, अभी तक उसे उस बात की सीरियसनेस ही नहीं पता। आज मैं ये बातें इसलिए पूछ रहा हूं, इसलिए बोल भी रहा हूं, मेरे को जीवन में कितने ही लोग मिले, आज मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, और यहां पर देख लीजिएगा, कमिट कर लीजिएगा, ये परेशानी आपको यहीं क्लियर हो जाएगी। मैं थोड़ा सा बोल अजीब दे देता हूं, कुछ लोगों को पता नहीं अच्छा बुरा भी लगता होगा मेरी बातें। मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों से पूछ रहा हूं, उस चीज का मेरे को जवाब दीजिएगा। अगर आपको माँ बाप ने यही विचार देखा है जो मैंने बोला है, और ये ख्याल आपके दिमाग के अंदर आया है, एक ही सवाल पूछूंगा सिर्फ, अगर आप सच में इस इंडस्ट्री में सिक्योरिटी के लिए आए हो, तो क्या आप अपने आप को, मुझे मत दीजिएगा, हो सकता मुझे झूठ बोले, मैं कोई आपका लगता भी नहीं हूं, क्या आप अपने आप को ये कमिटमेंट दे सकते हो कि जब तक मैं अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी हासिल नहीं कर लेता, उस दिन तक मेरे लिए त्योहार हराम है, मेरे लिए आराम हराम है, मेरे लिए सभी अय्याशियां हराम है, मेरे बच्चों का जीवन को जब तक मैं सिक्योरिटी में नहीं देख लूंगा, मैं तब तक दिन रात इस काम में लगा रहूंगा, इस काम में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। मेरी अपलाइन ये धंधा छोड़ जाए तो भी मैं हूं, मेरी डाउनलाइन छोड़ जाए तो मैं दोबारा बना लूंगा, कोई चीजें खिलाफ होंगी तो मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं ये बिजनेस किसी और चीज के लिए नहीं, अपनी बच्चों की सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूं। अगर ये सच में कारण बन गया होता ना सर, इस एमएलएम में एक ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डू नॉट क्विट। लेकिन लोग क्या ये सब परिवार की सिक्योरिटी के लिए आते, क्या उसके बाद क्विट नहीं करके जाते? क्या बार बार एमएलएम के मंच पे हम ये बात नहीं दोहराते हैं कि डू नॉट क्विट, डू नॉट क्विट, डू नॉट क्विट? अरे आज क्यों क्विट कर रहे हैं? कल बच्चों की सिक्योरिटी के लिए आए थे, तो आज क्यों क्विट कर रहे हैं? क्या बच्चे सिक्योर हो गए? नहीं सर, अब एमएलएम में चैलेंज बहुत दिखता है, अब एमएलएम के लोगों की नेगेटिविटी डराती है, सर अब हालात ये नहीं है, सर उतनी मेहनत नहीं होती, सर सुबह 6 बजे नहीं जाग सकते। बच्चों की सिक्योरिटी देखी नहीं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं, सच्चा रीजन होगा आपका, मैं बिलीव करता हूं, मैं मान लेता हूं। अगर आपका सच्चा रीजन है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो जिस दिन आप नेटवर्क मार्केटिंग पे क्वेश्चन मार्क करते हैं, क्या फाइनेंशियली फ्री होके करते हैं? क्या आप आकलन करने बैठते हैं, एनालिसिस करने बैठते हैं कि हम सही धंधे में हैं या गलत धंधे में हैं, क्या तब फाइनेंशियली फ्री होके बैठते हैं? नहीं। ऐसे ही जितने लोग विचार करके बैठे, एक बार बात बताइए, अगर वही जो लिखा है वही करने के लिए आप आए हैं, वही एग्जैक्टली करने के लिए आए हैं, तो फिर तो क्विटिंग कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। फिर तो आज ही मैं सबको बोल देता हूं कि इन लोगों से बात करने की जरूरत ही नहीं, कभी क्विट नहीं करेंगे, इनको तो पता है किस लिए आए। और दूसरी बात क्या है, ये अच्छे लुभावने ख्यालात पता हम क्यों देते हैं? क्योंकि हम अपने आप से सच्चे नहीं। मैं बताता हूं मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया हूं। शायद मेरा बताना आप लोगों को हिम्मत दे, चीजें दे। एक मिडिल क्लास फैमिली से आया, माँ बाप से पूछा कि फाइनेंशियल स्ट्रगल है, जो खिलौने चाहिए थे वो खिलौने नहीं मिले, क्रिकेट का करियर बनाना था वो करियर नहीं बना, पैसे ने अटका दिया, चीजें बैट चाहिए थे बैट नहीं मिले, किट चाहिए होती थी किट नहीं मिलती थी, मिलती क्या नहीं थी मतलब मिली नहीं, एक बार भी नहीं मिली। दोस्तों से मांग मांग के किट ली, उन्हीं के बैट से खेले, उन्हीं की मेहरबानियों से। मेरा दोस्त होता था, जिक्र भी कर देता हूँ, जितेंद्र कुमार,
उससे बॉल ले लेके बॉलिंग करना सीखा। कोच से फ्री में अपना कोचिंग लिया, बॉल की पेमेंट नहीं है। पढ़ना था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आया तो ट्यूशन के पैसे नहीं थे। बड़े ब्रदर्स के कपड़े पहने। इतना सब कुछ जब दिखता है ना बचपने में, तो एक चीज समझ आती है, यार हमारे पास भी पैसा होना चाहिए, हमें भी अमीर होना चाहिए। जब बड़ा घर नहीं दिखता, गाड़ी नहीं दिखती पिताजी के पास, माताजी के पास, कोई नई चीज आती है जिसे दुनिया खरीद रही है, हम नहीं खरीद कर पाते। बड़ा रेफ्रिजरेटर नहीं खरीद पाते, मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। कूलर नहीं खरीद पाते दिल्ली की गर्मी में। ठीक है, आप बड़ी चीज होती थी एक टाइम पे कलर टीवी, आप कलर टीवी नहीं खरीद पाते। तो आपके दिमाग में ना बहुत सारे विचार चलते हैं। आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, दुनिया को कुछ करके दिखाना चाहते हो, अपने लिए कुछ हासिल करना चाहते हो। वो मेरे अंदर भी था। तो घर वालों ने जितना इनका एक्सपोजर था, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि पैसा बनाना है भाई। और पैसा क्यों बनाना है? क्योंकि जरूरतें बहुत हैं। जो दिखता है हम तो समाज से बहुत पीछे चल रहे हैं, इन जरूरतों को पूरा करना होगा। अच्छा कपड़ा पहनना होगा, मैं भी कभी 5 स्टार होटल जा पाऊं। पहली बार ये ड्रीम नहीं था कि 5 स्टार होटलों में रुकूं। ये था कि एक दिन तो कम से कम रुकूं, कभी तो जाऊं। पहली बार ड्रीम ये नहीं था कि मैं फ्लाइटों में जाऊं। पहली बार ड्रीम ये था कि किसी फ्लाइट में तो जाऊं, कभी तो फ्लाइट हो। जब पहली बार मोबाइल देखा तो ये ड्रीम नहीं था कि आईफोन लूं या कई आईफोन बदलूं। ड्रीम था एक बार मोबाइल फोन तो ले लूं। ये छोटे छोटे ड्रीम्स थे। अब ये ड्रीम्स पूरे करने हैं। माँ बाप से पूछा कैसे होंगे, तो उन्होंने बोला खूब पढ़ाई करो। खूब पढ़ाई करी 10वीं तक। तो 10वीं में जाके पूछा कि खूब पढ़ने वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला खूब पढ़ने वाले बच्चों को तो साइंस ले लेनी चाहिए। बड़ी इज्जत थी। हम क्लास के टॉपर थे, स्कूल का टॉपर था। ओलंपियाड इंडिया में 2 बार टॉप किया, तो इंडिया को भी टॉप किया, बड़ा अच्छा चल रहा था। तो बोला गया साइंस ले लो। मैंने कहा ट्रैक तो बहुत सही जा रहा है भाई। अमीर लोग पढ़ाई से बनते हैं और अपन तो अमीर बन जाएंगे क्योंकि पढ़ाई में टॉपर चल रहे हैं। और टॉप ब्रांच कौन सी है? साइंस। साइंस ले ली, साइंस में चला गया मैं। अब साइंस में जाने के बाद 2 कोर्सेज हैं, डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। इंजीनियर बन गए, अमीर तो बनना ही था। अब इंजीनियर हुए तो क्या करना है? फिर पढ़ाई करनी है, फिर पढ़ाई में टॉप करो। तो यूनिवर्सिटी में टॉप करना चालू किया। पहले सेमेस्टर में 7 या 8 सब्जेक्ट थे, उनमें से 5 सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी टॉपर भी बना। सही चल रहा है, बिल्कुल एकदम दिख तो रहा, अमीर बनने की तरफ जा रहा हूँ। सेकंड ईयर में जब मैं जाता हूँ, उधर से पिताजी एक बात रिपीट करते रहते थे। क्रिकेट के टाइम पे भी वही बोला था, बाकी भी वही बोला था। और मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए बहुत से लोगों ने बातें अपने घर में भी सुनी होंगी। तो मेरे पिताजी का एक बड़ा फेवरेट डायलॉग था, जो वो 2 दिन में, एक दिन में 2 बार बोलते थे, नहीं तो 2 दिन में 1 बार जरूर बोलते थे, कंफर्म है, इतना तो मुझे याद है कि पढ़ाई पढ़ाई का पैसा है भाई। अगर ट्यूशन का नहीं दे सकता, तेरी सीट, अगर तुझे इंजीनियरिंग करनी है तो सीट नहीं खरीद के दे सकता, कुछ और करना तो उसका पैसा नहीं है। पढ़ाई में जो बोलेगा वो लगा दूंगा, तेरी फीस पूरी भर दूंगा, चाहे तू इंजीनियरिंग कर ले, कहीं से कर ले। बट आफ्टर दैट मनी एक्सपेक्ट मत करियो। इंजीनियरिंग कॉलेज पास करके निकलता है तो उम्मीद मत करियो। और अगर रैंक नहीं आती है और कोई बोलता है लाख रुपए में इंजीनियर बन जाएगा, सीट मिल जाएगी, मेरे पास नहीं है 2000 रुपए भी तुझे देने के लिए। तो एक आइडियोलॉजी क्लियर थी। ऐसी सिचुएशन के अंदर 2005 के अंदर जब मैं यूनिवर्सिटी टॉप कर रहा हूँ, और स्पेशली एक सब्जेक्ट में जिसका नाम है केमिस्ट्री। अच्छा वो मेरे से आगे दोबारा फिर जुड़ी 14 साल बाद, केमिकल फ्री। पहले मैं केमिकल पढ़ता था, मैं केमिकल फ्री पढ़ रहा हूँ। मेरा तो घूम फिर के 360 डिग्री चक्कर वहीं कटे जा रहा है। उस सब्जेक्ट में मेरे 99 मार्क्स थे इंजीनियरिंग में। तो मेरे को लगता था मैं तो अच्छा खासा जानता हूँ, 1 नंबर भी कट गया होगा कैसे। तो मैंने टीचर से जाके पूछा, पीएचडी डॉक्टर लेक्चरर थी हमारी, तो मैंने कहा मैडम मेरी तनख्वाह कितनी लगेगी? अब एक्चुअली क्या था, अब एक्साइटमेंट रुक नहीं रही थी। अब ना वो हो गया था कि सारे घोड़े तो दौड़ा दिए। माँ बाप ने कहा 10वीं में नंबर लाओ, ला दिए। 12वीं में स्कोर करो, कर दिया। इंजीनियरिंग को मेरिट पे करो, कर दिया। ओलंपियाड का पेपर दिलाना था, कर दिया टॉप। यूनिवर्सिटी बची थी, यूनिवर्सिटी में टॉप कर दिया। अब सब्र नहीं हो रहा, 3 साल रह गए। 3 साल बाद क्या होना है मेरी कुंडली में, मैं जानना चाहता हूँ। मेरी टीचर बहुत पॉजिटिव थी। टीचर ने आंसर किया कि तेरी तनख्वाह, मैंने कहा हाँ, 2005 की बात बता रहा हूँ। बोले तेरे को तो 25,000 आराम से मिल जाएंगे। मैंने कहा मैडम मैं जितेंद्र डागर की बात कर रहा हूँ।
तो बोली मैं भी तेरी ही बात कर रही हूँ। मैंने कहा और बाकी इंजीनियरों का? कह रही उनमें से तो आधों की नौकरी भी नहीं लगेगी। तो मैंने कहा ये कौन सी दुनिया है जिसमें इतने साल मेहनत करो और 3 साल बाद मेरी तनख्वाह 25,000 रुपये लगेगी। मैं सच बात बताऊं, मेरे दिमाग में नहीं आया कुछ भी टाइम फ्रीडम, चाहिए नहीं थी टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम कहाँ से आएगी मेरे दिमाग में? मिडिल क्लास आदमी हूँ। जिस टाइम पे दुनिया सोती थी उस टाइम पे पढ़ता था, जिस टाइम सब सो रहे होते थे उस टाइम उठ के जाता था क्रिकेट खेलने, कोचिंग करने, प्रैक्टिस करने। क्या आप लोगों को सच में लगता है कि मेरे सेकेंड ईयर के इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मेरा करियर नहीं बना है, जब मैंने धेला कमा के नहीं देखा है, तब मेरे दिमाग के किसी कोने में ये जाग रहा था कि भाई साहब मैं मेहनत क्यों करूं, मेरे को जिंदगी में आलस करने का अधिकार है, दोपहर में सोने का अधिकार है, मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए? कहां से आ गया मेरे दिमाग में ये विचार? मेरे कोई बच्चे रो रहे थे जिनको मैं देख के ये बोलता कि यार मुझे सिक्योरिटी के लिए आया हूं मैं यहाँ पर। मेरे दिमाग में एक बड़ा बेसिक विचार आया था एमएलएम को करते हुए, इसलिए शायद लंबा करियर चला, इसलिए शायद सक्सेसफुल चला। बड़ा सिंपल चीज था कि मेरे को करना क्या, मैं यहाँ हूं क्यों, मेरी वाई क्लियर थी। मेरी वाई कैसे क्लियर हुई? मेरी वाई हुई कि मैंने इतना इंजीनियरिंग में डेडिकेशन से दिया, सब कुछ दिया, और जब मेरी इनकम करने की बारी आएगी तो इनकम करने की बारी कायदे और कानून से तय होगी। मैं पर्सनली कितना मेहनत करता हूं उससे तय नहीं होने वाली। उस दिन किसी व्यक्ति को मैं बहुत नेगेटिव मानता था एमएलएम को। मेरे पिताजी ने 1998 में मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था, और वो महान फेलियर थे, मतलब जिन्होंने 50 पैसे भी नहीं कमाए। राइट? आवाज आ रही है मेरी? क्योंकि कुछ हाँ लोग बोल बिल्कुल आ रही है सर, क्लियर है सर। कुछ उनको मैसेज डाल दो, जिनको वॉइस नहीं आ रही लॉग आउट लॉग इन कर लेंगे। जी राइट? सर, अभी डाल देते हैं। तो मेरे दिमाग में सिंपल एक चीज थी बॉस, कि यार मैं मिडिल क्लास लड़का हूं, मेहनत कितनी भी कर लूंगा, माँ बाप के परिवार के सपने पूरे करने हैं, खुद के सपने पूरे करने हैं, खूब मेहनत करूंगा, दिन रात करूंगा, लेकिन मेरे को पेमेंट मेहनत के हिसाब से आना चाहिए। एक तरफ ये विचार था और एक तरफ ये विचार था कि एमएलएम से घटिया कोई चीज नहीं है, मेरे पिताजी को बेवकूफ बनाया था इन लोगों ने। ये दो विचार मेरे दिमाग में एक साथ थे। मेरे कॉलेज में कोई लड़का बच्चा था नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, उसने तो आज छोड़ दी है वो, उसके बहुत सारे लोगों ने भी छोड़ दी। उसने मुझे बार बार इंसिस्ट किया, मैंने उसको सुना नहीं। एक दिन उसने बोला कि सेमिनार में चल ले, मेरे को जबरदस्ती कॉलेज की ऑब्लिगेशन में जाना पड़ा। पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में बैठा और मुझे एक चीज समझ में आई, बाकी कुछ भी हो इस इंडस्ट्री में मेहनत भी होगी, चैलेंजेस भी होंगे, और मेरे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन मुझे अगर पैसा कमाना है, मुझे अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करना है, मेरे पास सच में कोई सपने हैं, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, पिताजी से अठन्नी मिलनी नहीं, कारखाना में खोल नहीं सकता, क्रिकेटर बनने की उम्र जा चुकी, एक्टिंग सिंगिंग तो मेरी अगली 7 जन्मों में भी नहीं हो सकती, इतना बेसुरा हूं, एक्टिंग बिल्कुल आती नहीं। तो मेरे को सिर्फ दिमाग में एक विचार आया कि अब मिडिल क्लास होके एक्टर नहीं बन सकता, स्ट्रगल कर सकता हूं लेकिन एक्टर नहीं बन सकता, स्ट्रगल कर सकता हूँ सिंगर नहीं बन सकता, स्ट्रगल खूब कर सकता हूँ, मेहनत खूब कर सकता हूँ, लेकिन क्रिकेटर बनने का भी टाइम निकल गया। अब चौथी चीज, अगर सपने पूरे होंगे तो किससे? जॉब से? वो तो नहीं होंगे। तो अब मेरे पास था, या तो मैं 18-19 साल की उम्र में पूरी जिंदगी भर के लिए सपनों को गिव अप करूं, या एकमात्र ट्रायल बचा है मैं नेटवर्क मार्केटिंग को करूं और इसमें जो लगे वो लगाऊं और सक्सेसफुल होके दिखाऊं। जिस दिन ये समझ आया तो पहली चीज एक और समझ में आई कि यार ये प्लेटफॉर्म शानदार है। अब जिस टाइम प्लेटफॉर्म बताया 2005 में मुझे, उसी टाइम ये बता दिया कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2005 15,000 रुपए चाहिए। मैं जब कॉलेज गया था तो मेरे को पहली बार पॉकेट मिलना चालू हुई थी, वो महीने की 50 रुपए थी। तो मैंने कहा 15,000 रुपए इकट्ठे कैसे होंगे? लेकिन अब ये था कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मैंने प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ाना चालू किया। दूसरा ये था कि भाई इस बिजनेस को सस्टेन करना है, तो बिजनेस को सस्टेन करना चालू किया, उसके लिए प्राइवेट ट्यूशंस किए, साथ में कॉलेज किया और साथ में नेटवर्किंग करी। ये तीनों काम मैंने पहले भी शायद अपनी लाइफ स्टोरी में शेयर किया है। ये तीनों काम करने चालू किए एंड आई ग्रू अप टू नेटवर्क मार्केटिंग। बाद में जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग को करता 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 पहुंचा, तो अब तो मेरे को सबको डील करना था। तो मुझे समझ में आया कि मेरे को मिडिल एज लोग भी जोड़ने हैं, ओल्ड एज लोग भी जोड़ने हैं।
मुझे समझ में आया कि मुझे उन लोगों से भी बात करनी होगी जो जॉब में, और उन लोगों से बात करनी होगी जो स्टूडेंट है। तो मुझे समझ में आया कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा क्या चाहिए। तो मिडिल क्लास स्टूडेंट को एक ही चीज चाहिए, वो मेहनत खूब कर लेगा लेकिन उसके अनुपात में उसको पैसा आ जाए। तो मैंने कहा मैं स्टूडेंट से ही बात करूं। दूसरी चीज मुझे ये समझ में आई कि जो जिनके बच्चे हो चुके हैं ना, वो लोग अब अपने सपनों में नहीं देख पाते, इसलिए मेले में आते ही नहीं है। लोग बात कर रहे हैं मिडिल क्लास व्यक्ति से, आपके सपने क्या हैं, आपके सपने क्या हैं। वो अपने सपने मार के तो माँ बाप बने हैं, बड़ी मुश्किल है उनके लिए। अब तो अपने बच्चों के सपनों के लिए जी रहे होते हैं, इसीलिए तो उस आमदनी में संतुष्टि कर लेते हैं। क्योंकि अगर अपने सपनों की उड़ान उड़ने जाएंगे तो बच्चों की फीस जहां से आ रही है वो आमदनी छिन जाएगी। तो समझ में आया कि इनको सिक्योरिटी समझानी पड़ेगी, इनको पक्ष दिखाना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग का, कि आपके लिए सबसे जरूरी चीज जो MLM आपको दे सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको दे सकती है, वो सिक्योरिटी है। कल को आप नहीं रहे और आप प्राइवेट जॉब में, तो आपके बच्चों का क्या होगा, कभी इस विचार को सोचिए। फिर समझ में आया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, बच्चों के लिए भी नहीं चाहिए, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज है, 5-7 हजार रुपए चाहिए। तो उनको नेटवर्क मार्केटिंग 5-7 हजार रुपए की तरह दिखाई दी। कुछ समझ चुके हैं, वो पॉलिटिक्स से बहुत परेशान है और अपनी ग्रोथ ना होने से परेशान है। तो जॉब वालों को समझाऊंगा कि आपको ग्रोथ करने का हक क्यों नहीं है। आप कंपनियों में चला रहे हैं, आप काबिल लोग हैं, आपको अपने लिए ग्रोथ करने का हक क्यों नहीं है, और आप अपने लिए कुछ ट्राई क्यों नहीं करते। अब नेटवर्क मार्केटिंग धीरे 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 मुझे स्वरूप क्लियर कर रही थी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक सॉल्यूशन था मेरी नजरों में, जो आज तक भी है। कुछ लोगों के लिए जिन्हें इज्जत चाहिए, पैसा बहुत बना लिया, सब बहुत कर लिया, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा नहीं करा कि लोग इज्जत करते हों, 500, 1000, 2000 लोग जानते हों, स्टेज पे जाएं तो लोग मेरे विचारों की रिस्पेक्ट करें, मैं उनकी लाइफ को कंट्रीब्यूट करूं। वो कम से कम उसके लिए अपलोड ही कर दें, ताली ही बजा दें, मेरे लिए थोड़ा सा पागलपना ही दिखा दें। इसके बदले मुझे उनसे पैसा नहीं चाहिए, इसके बदले मैं उन्हें पैसा कमाना सिखा दूंगा। इसको रिकॉग्निशन बोलते हैं। बहुत से लोग